आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 3 मार्च 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल के कब्जे वाले हाइफा के बस स्टेशन पर चाकू से हमला, एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। रमजान के दौरान गजा में फिलिस्तीनी भूख और कहत का शिकार, हालात हुए खराब। इसराइली ऑफिशियल्स ने सीज फायर के दूसरे फेज में दाखिल होने से किया साफ इनकार। यमन के हाउथीज की वार्निंग, ट्रिगर पर है हमारा हाथ, क्रॉस हेयर में है अमेरिका और इजराइल के ठिकाने, कहा गजा में भड़की जंग तो लेंगे इंतकाम। और ईरान में भारी सियासी उथल पुथल, ईरान के डिप्टी प्रेसिडेंट जवाद जरीफ ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, कहा मेरी बहुत बेइज्जती हुई। चलिए करते हैं इस शो की शुरुआत। इसराइल ने गजा में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी दी है, साफ बार बार दी जा रही है। कहा गया है कि अगर और होस्टेजेस रिलीज ना किए गए तो जंग फिर से भड़केगी। इसराइल का कहना है कि हमास को चंद दिन दिए जा रहे हैं ताकि और होस्टेजेस रिलीज करने का फैसला हो सके। इसराइली अफसरों ने द जेरूसलम पोस्ट को बताया है कि हम थोड़ा वक्त दे सकते हैं मगर यह ज्यादा लंबा नहीं चलेगा कि आप सोचें कि बहुत तवील मुद्दत तक हम आपको रियायत देते रहें, ऐसा नहीं होगा। अगर बात नहीं, इजराइल की तरफ से ये वार्निंग है, अगर बात नहीं बनी तो, और अगर इसराइल को लगा कि हमास सच्चाई से बात नहीं कर रहा है तो इसराइल गजा पर दोबारा हमला करेगा। इसराइली अखबार को इसराइली ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं। हमास का इस पे क्या जवाब है? हमास के लीडर महमूद मरदावी ने कहा है कि वो इसराइल की डिमांड पर सीज फायर का पहला फेज आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि होस्टेजेस सिर्फ उसी तरीके से रिहा होंगे जो पहले से डिसाइड हुआ था। कोई नई चीज, कोई नया शोशा उस पर अमल नहीं होगा। दोस्तों, यहां से साफ है कि इसराइल की नई शर्तों के आगे हमास झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ेगा कि गजा रफ्ता रफ्ता फिर से जंग के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है। गजा में हालात थोड़े से खराब होने शुरू हो गए हैं। जिनके लिए रोज खाना मिलना एक इनाम जैसा था, उनके हाथ में आज खाना नहीं गया है। वजह यह है कि तमाम एड रोक दी गई। कल से हम आपको 2-3 मरतबा बता चुके, अब इनके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे सामने, उससे भी तो आपको रूबरू करवाएंगे। अल जजीरा में हम आपको हेडलाइन नहीं दिखा रहे, हम पढ़ रहे हैं, अपडेटिंग खबरें हैं, शाम तक और दिखाएंगे आपको। यही कह रहे हैं कि कहत जैसे, भुखमरी जैसे हालात बन सकते हैं। खैर, बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने आंख बंद करके इसराइल की गजा सीज फायर पर नई शर्तों की हिमायत की है। बोले बहुत सही किया तुमने लाला। अमेरिका ने इसराइल के उस फैसले को सपोर्ट किया है जिसमें गजा सीज फायर का दूसरा फेज शुरू करने के बजाय पहले फेज को बढ़ाने की बात की गई है। अमेरिका ने कहा ना खाता ना वही, जो नेतन्याहू कहे वही सही। यह फैसला होस्टेज रिलीज के नए फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। उधर टेल अवीव और जेरूसलम में होस्टेजेस की फैमिलीज और एक्टिविस्ट ने इसराइल की हुकूमत से कहा है कि दूसरे फेज को शुरू किया जाए सीज फायर के, ताकि हमारे सभी प्यारे और अजीज, हमारे सारे होस्टेजेस वापस अपने घर को आ सके और जंग खत्म हो सके। तुम ये अपनी सनक छोड़ दो। लेकिन एक आमिर खान की फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं, और एक ये आजकल ड्रामा है कि नेतन्याहू मानता नहीं। ये सब चल रहा है। अब ये सब चल रहा है तो इसराइल के अंदर भी हमले बढ़ रहे हैं। इसराइल के शहर हाइफा में छुरी से, चाकू से लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया। इसमें एक शख्स हलाक हो गया, मुलजिम भी मारा गया। वाकये की तफसीलात कुछ यूं हैं कि हाइफा का एक बस स्टेशन था, वहां पर एक शख्स छुरा लेकर आया, कुछ लोगों पर हमला किया। एक 70 साल का ज़ईफ इसराइली इस हमले में मारा गया, हलाक हो गया। इस हमले में 4 और इसराइली जख्मी हुए। पुलिस ने कहा कि जो चाकू चलाने वाला मुलजिम था वो भी मारा गया, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं है कि मुलजिम को किसने मारा। मुलजिम की शनाख्त भी अब तक नहीं हो पाई है कि वो अरब है कि वो सेटलर है। इजरायली पुलिस ऐसे हमलों को दहशतगर्दी करार देती है जो इसराइल फलस्तीन तनाज़े से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मुसलमान अकेले भी किसी पे छुरी चलाएगा तो वो दहशतगर्दी है। हाँ, लेकिन कोई और हो, वो खुलेआम गोली चला दे अमेरिका या इसराइल में और सैकड़ों लोगों की जान ले ले, तो कहा जाता है सर फिरा, उसको ये बीमारी थी, उसको वो बीमारी थी। खैर, ये हमला हाइफा वाला उस वक्त हुआ जब इसराइल और हमास के दरमियान गजा सीज फायर पर बातचीत रुक गई है। इसे इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि टेंशंस बढ़ रही हैं। इसराइली फौज ने
गजा में फिर से फायरिंग करके जान ली है लोगों की। इसराइली फौज के फायरिंग के नतीजे में 2 फलस्तीनी मारे गए, 3 जख्मी हो गए। ये हमले गजा में पीर को मंडे को किए गए, जो कि एक और सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। गजा के एक मेडिकल सोर्स ने कहा कि 2 लोग मरकजी रफा शहर में यानी सेंट्रल रफा सिटी में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए जान से गए। 3 और लोग खान यूनिस के मगरबी इलाके में मिसाइल हमले में जख्मी हो गए। दोस्तों, इजरायली फौज ने गजा में अपनी हमलावर कार्रवाइयां बढ़ा दी हैं, खास तौर पर इतवार के बाद से, जब से गजा सीज फायर एग्रीमेंट के पहले फेज की मुद्दत खत्म हुई है। इतवार को भी हमने आपको बताया था कल कि इस्राएली हमलों में गजा में 4 फलस्तीनी मारे गए थे और आज की ये नई तादाद है। अब बात वेस्ट बैंक की। इस्राएली फौज मकबूजा वेस्ट बैंक में अपनी तशद्दुद और तबाहकारी की कार्रवाइयां तेज करती जा रही है, जिससे कई लोग जख्मी हो गए हैं। बहुत से फलस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये आज का डेटा है। हजारों लोग पहले ही जा चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। मकबूजा फलस्तीन से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंधाधुंध हमले मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जारी हैं, जिनमें शुमाल में जैनिन और तुलकारम के शहर और मरकजी शहर साल्फित के इलाके भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की एक और खबर है कि वेस्ट बैंक में इसराइली फौज के हमलों में एक 3 महीने की बच्ची भी निशाना बनी है। 3 महीने की बच्ची। इसराइली फौज ने वेस्ट बैंक में अपने हमले बढ़ा दिए हैं, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट किया कि एक 3 महीने की बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, जब जैनिन रिफ्यूजी कैंप के दरवाजे यानी कि एंट्री गेट के करीब इसराइली फोर्स ने उसकी तरफ टीयर गैस फायर कर दी, बच्ची या उसकी फैमिली की तरफ। इसराइली मिलिट्री ने जैनिन और उसके कैंप में अपनी मौजूदगी को मजीद मजबूत किया है और वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ हिस्सों में रेड्स और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा है। वो बच्ची अभी जिंदा है, उसको बचाया गया है, लेकिन उसका दम घुट रहा था। टीयर गैस में वो कैसे सांस ले सकती थी? ना आंखें बचा सकती थी, ना नाक पर अपने आप कोई कपड़ा ढक सकती थी। फिलहाल वो बच गई है, इलाज चल रहा है, दुआ कीजिए। अब बात यमन की और यमन के हाउथीज की। यमन के हाउथीज की वार्निंग फिर से सामने आई है। कहा गया है कि ट्रिगर पर हमारा हाथ है, ट्रिगर पर। और क्रॉस हेयर, वो जो 4 खाना बना होता है दूरबीन में, क्रॉस हेयर में अमेरिका और इजराइल के ठिकाने हैं। कहा है कि अगर गजा में जंग फिर से भड़की तो हम इंतकाम लेंगे, हर तरीके से बदला लेंगे और इसराइल का मुकाबला किया जाएगा। तो एक सख्त वार्निंग दी है कि वो गजा में इसराइली फौजी हमलों को और ना बढ़ाएं, ये कहा गया है हाउथीज की तरफ से। और ये वार्निंग भी दी गई है कि यमन अमेरिका के सभी अड्डों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को पूरी तरीके से तैयार है। हाज़ेम अल असद, जो कि अंसरुल्लाह मूवमेंट की पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर फौजी हमला जारी रहा गजा पर तो यमन अमेरिका के इंटरेस्ट को रीजन में अपनी हथियारों से निशाना बना सकता है। सोचिए, हमला करेगा इसराइल, धमकी दी जा रही है अमेरिका को, क्योंकि सोर्स यही मानते हैं यमनी कि हथियार इसराइल को अमेरिका से मिल रहे हैं। नसर अल दीन आमिर एक और अंसरुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल हैं। उन्होंने कहा कि गजा पर नजर रखी जा रही है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं, घोड़े पर हैं, हमारे घोड़ा कहते हैं ना देसी जुबान में। उन्होंने ये भी कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस की मिसाइल्स, ड्रोन्स और तमाम मिलिट्री यूनिट्स पूरी तरह से तैयार हैं और ये सब पूरी दुनिया देख भी रही है कि यमन कोई भी हमला करने की कुव्वत और सलाहियत दोनों रखता है। अब बात ईरान की। यहाँ बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल मची है। कल ही एक इम्पीचमेंट आया तो हमने आपको बताया कि कैसे वहाँ के एक इकोनॉमी मिनिस्टर को हटाया गया और अब एक और सीनियर और नामी ओहदेदार की कुर्सी चली गई, जिन्होंने कई लोगों पर इल्ज़ाम भी लगाया है कुर्सी छोड़ते वक्त। ईरान के डिप्टी प्रेसिडेंट जवाद ज़रीफ बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने लीगल मुद्दे पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ईरान के डिप्टी प्रेसिडेंट फॉर स्ट्रेटजिक अफेयर्स जवाद ज़रीफ ने अपने रेजिग्नेशन का ऐलान किया है। ज़रीफ, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने साल 2015 में न्यूक्लियर डील जो ईरान की हुई थी उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। हालांकि इन्हें कुछ जगहों पर अमेरिका का एजेंट भी कहा जाता है। वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। इनके रेजिग्नेशन का सबब क्या है वो समझ लीजिए। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन का सबब 9 महीने की पेज़ेश्कियान हुकूमत में काम के दौरान अपने और अपनी फैमिली के खिलाफ पर्सनल हमलों, बेइज्जती, झूठ
और धमकियों को बताया है। कहा कि मुझे बहुत जलील किया गया, मेरे खिलाफ बहुत झूठ फैलाए गए। उन्होंने अपने 40 साल के सियासी करियर को सबसे कड़वा वक्त बताया। ज़रीफ के अपॉइंटमेंट पर उनकी क्रिटिक्स का कहना था कि ये ईरान के कौमी दस्तूर के खिलाफ है, और ये उनका अपॉइंटमेंट कौमी दस्तूर के खिलाफ किया गया है क्योंकि उनके बच्चे, ज़रीफ के बच्चे जो कि अमेरिका में पैदा हुए, वो नेचुरली यूएस सिटीजन्स हैं, और ये कौमी दस्तूर के खिलाफ है कि यूएस सिटीजन का बाप ईरान का कोई ओहदेदार बन जाए। ज़रीफ ने अपने रिजिग्नेशन में लिखा कि उन्होंने अपनी 40 साल के सियासी करियर में अपने मुल्क के लिए काफ़ी बदनामी और इल्ज़ाम सहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गवर्नमेंट पोस्ट के दौरान अपने मुल्क के लिए काम किया, लेकिन अब उन्होंने जुडिशरी की चीफ की सलाह पर एकेडमिक्स में वापस जाने का फैसला किया है, वापस जाकर पढ़ाएंगे। प्रेशर और उसके बाद रिज़ाइन करना, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जवाद ज़रीफ को कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सर्किल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था और उनसे पार्लियामेंट ने उनके रेजिग्नेशन के लिए कहा था। इसके बाद ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इसे एक अंदर खाने सियासी तौर पर छिड़ी जंग के तौर पर भी ईरान में देखा जा रहा है। अब बात यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका की। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। जहां ट्रंप को ज़ेलेंस्की पर पुतिन को तवज्जो देते देखा जा रहा है, तो वहीं यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ डटकर खड़ा हो गया है। अब देखिए जर्मन चांसलर क्या कह रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने मंडे को कहा कि यूरोपियन सिक्योरिटी का सेंटर एक मजबूत यूक्रेन के इर्द गिर्द होना चाहिए। मतलब यूक्रेन को सेंटर ही बना लिया है एक तरीके से। यह बयान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के इतवार को दिए गए उस ऐलान के बाद आया है जिसमें उन्होंने एक नए कोएलिशन यानी कि एक नए इत्तेहाद का जिक्र किया था जो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ मजबूत करेगा और कुव्वत देगा। यानी जर्मन चांसलर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस यूक्रेन को मजबूत बनाने का जिक्र कर रहे हैं या कॉल ले रहे हैं जिसे जेर करने के लिए ट्रंप आमादा हैं। रशिया का कहना है कि नाटो यूक्रेन के जरिए उसकी सरहदों तक पहुंचने का प्लान बना रहा था, इसीलिए रूस को जंग शुरू करनी पड़ी। और अब पुतिन यूक्रेन की न्यूट्रलिटी और डीमिलिटराइजेशन का परमानेंट हल पर जोर दे रहे हैं। लेकिन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस दावे को रद्द करते हुए कहा कि रशियन नजरिए को कबूल नहीं किया जा सकता और यूक्रेन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। देखिए कौन किस किस तरफ जाकर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही पोस्ट बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।